In this note making strategy of economy, we are already into lecture number 11. In this particular lecture, we'll be doing LPG reforms. We all are aware about LPG reforms, that is liberalization, privatization and globalization. This lecture is big, broad है थोड़ा, in the sense that it encompasses so many aspects. So हम इसको दो पार्ट में करेंगे. ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम लोग लिबरलाइजेशन का पार्ट देखेंगे एंड प्राइवेटाइजेशन का पार्ट देखेंगे, बिकॉज लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आर इंटरलिंक्ड. लिबरलाइजेशन के बिना प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है. जब तक गवर्नमेंट लिबरल नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं कर सकती है. एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज. एक्चुअली ये तीनों चीज़ इंटरलिंक्ड हैं. ऐसा नहीं कि लिबरलाइजेशन कुछ अलग से हुआ होगा, प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग बिल लाया हो कि अब हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, या ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने अलग बिल लाया होगा कि हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं. नहीं, ये पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, ठीक है. ऐसा है, सच नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई बिल प्रेजेंट किया और बोला कि हम ये कर रहे हैं. सो वेलकम एंड ग्रीटिंग्स एट वॉट एवर टाइम यू आर वॉचिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर एलपीजी रिफॉर्म. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 हो जाएगा हमारा, वो होगा ग्लोबलाइजेशन. तो अब आते हैं, पहले देखते हैं कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्वेश्चन इज एंड व्हाट सिलेबस इज कोई पॉइंट नहीं है पढ़ने का. अब देखो, हमने इंडियन इकोनॉमी कर लिया, इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इशू को कर लिया हमने, राइट. देन प्लानिंग मोबिलाइज रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी कर लिया, ठीक है. ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कर लिया हमने. इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत डिटेल में कर लिया हमने. गवर्नमेंट बजटिंग आई गिव यू क्लियर कट जितना मीन्स में चाहिए, बाकी रेस्ट उसमें प्री का एडिशन होगा, जब हम प्री करेंगे तब उसको करेंगे, ठीक है. नाउ कमिंग टू पॉइंट कि यहाँ पे लिबरलाइजेशन में क्या पूछा जा रहा है हमसे. देखो, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी. अब इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है इकोनॉमी. एंड देन इसके वजह से आए हुए कुछ चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी किया हो गया, बिकॉज मेजरली जब हम एलपीजी रिफॉर्म पे फोकस कर रहे थे तो हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि भाई साहब ये लिबरलाइजेशन करके हमें जो भी क्राइसिस, जितना भी क्राइसिस चल रहा था 1991 में, इन क्राइसिस को अवॉइड करना था. और उसके लिए मेजर फोकस कहाँ पे था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, ठीक है. एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब देखो, क्या इस पॉलिसी को जब आप पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाले पॉलिसी को, और जब भी पढ़ोगे उसके इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या आप इंक्लूसिव ग्रोथ को नेग्लेक्ट कर सकते हो? क्या आप प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो? क्या आप रिसोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं ना. तो जब भी मैं ये पढ़ूंगा कि अच्छा लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का इफेक्ट अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे देखें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे देखें, तो हमको क्या क्या चीज़ देखना होगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके वजह से गवर्नमेंट बजटिंग पे भी तो कुछ असर आएगा, इसके वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी तो कुछ असर आएगा. नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन इंक्लूडेड प्रॉपरली, राइट. और उसी वजह से, और इन सब ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, इस पे भी कुछ असर आएगा, उसके लिए प्लानिंग भी चाहिए होगा. सो देख रहे हो कैसे ये सारा कुछ पढ़े बिना ये पढ़ना एक एकदम मूर्खता वाली बात थी. सो इसीलिए एकदम एक प्रॉपर वे प्लानिंग में पहुंचे हम यहाँ तक. अब देखो, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो इसके इफेक्ट का क्या होता है? इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है, इफेक्ट नेगेटिव भी होता है, कॉज ऑफ इफेक्ट भी होता है, एंड इफेक्ट ऑफ दैट लिबरलाइजेशन भी होता है. तो इफेक्ट विल बी बोथ. सो कॉज, हम अभी तक 1991 का क्राइसिस पढ़ लिए हैं, वही क्राइसिस था इसका कॉज. अब इफेक्ट पढ़ेंगे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा. एंड चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. अब आ जाओ देखते हैं कि क्या हमने जो ये डिस्कस किया है, क्या क्वेश्चंस भी इसी आधार पर पूछे जाते हैं, या डिस्कस कुछ और कर लिया और क्वेश्चन कुछ और पूछे जा रहे हैं. अब देखो क्वेश्चन क्या था, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है. और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से ही सुनना ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, एग्जाम कहाँ से मेरे को एग्जाम में कंटेंट रिलेट करना है. देखो, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. एग्जामिन द पब्लिक एक्सपेंडिचर. व्हाट इज दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर, यू टेल मी. पब्लिक एक्सपेंडिचर, ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इस क्या? गवर्नमेंट बजटिंग का ही ट्रेंड तो है, राइट. गवर्नमेंट बजटिंग का ही ट्रेंड है. अब देखो ध्यान से, ऑन सोशल सर्विसेज, ये गवर्नमेंट बजटिंग को किस एंगल पे देखना है, अब ये बता रहा है हमको कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको आप इस एंगल पे देखो कि सोशल सर्विस एंड पोस्ट रिफॉर्म, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. अब सोशल सर्विस क्या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं कर रहा? सोशल सर्विस किस लिए करती है कोई भी सरकार? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए. देखो, अब कहीं था कि सर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन नहीं आया. सर आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा, सर गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन है. ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में लाइन बाय लाइन आएगा, नहीं. अब देखो कैसे रिलेट किया है. अब देखो, क्या यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं, एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई देखो ये चीज़ हुआ था, यू एग्जामिन एंड गिव मी योर रिपोर्ट, ठीक है. अब आपको ये बताना है
क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन इन कॉन्सोनेंस विथ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो जैसी सोशल सर्विस की बात आई, आ गया ना इंक्लूसिव ग्रोथ पे बात। हाँ, तो यही पूछ रहा है कि ये बताओ कि रिफॉर्म तो हुआ, इस रिफॉर्म की वजह से जो ये चेंज किया हुआ, इसका इस पे इफेक्ट क्या हुआ। क्वेश्चन यही था, राइट। अब आज बताओ, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन यही पूछा कि इसके वजह से ये चीज़ तो गवर्नमेंट ने किया, ये करने के लिए सरकार को इसमें बदलाव करना ही पड़ा होगा, और जब सरकार ने इसमें बदलाव किया तो उसकी वजह से इस पे क्या असर आया, राइट। और जब सरकार ये बदलाव कर रही है तो ये बदलाव बिना रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तो नहीं पॉसिबल है। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपने क्या पढ़ा था कि टैक्स का मोबिलाइजेशन हो गया, ह्यूमन का रिसोर्स कितने तरह के थे, देयर वर फाइनेंशियल रिसोर्स, देयर इकोनॉमिकल रिसोर्स, देयर टेक्निकल रिसोर्स, देयर कल्चरल रिसोर्सेस, एवरी तरह के रिसोर्स को मोबिलाइज करना था, तो गवर्नमेंट ने मोबिलाइज करने का तरीका ढूंढा। अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन देख लिया हमने। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो हमारे इन अलायंस विथ आर प्रिपरेशन है या नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी तक क्या हम यही पढ़ते नहीं आए हैं? अगर आप नहीं पढ़े हो तो आगे भी यही पढ़ेंगे। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमी था वो एग्री से निकला, इंडस्ट्रियल में आया महानलोबिस प्लान में, और तुरंत हम सर्विस सेक्टर में भाग गए 1991 के बूम में, क्योंकि पूरी दुनिया में दिखा कि 1991 के बाद सर्विस सेक्टर ही था जो मेजर इकोनॉमी रिटर्न ला के दे रहा था, तो इंडस्ट्रियल को हम स्किप करते हुए यहाँ चले गए, राइट। तो ये बात तो जग जाहिर है, हम सबको जानते हैं। अब उसी बात को देखो क्या क्वेश्चन में डाल दिया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ओवरऑल ग्रोथ हुआ, यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट ओवरऑल ग्रोथ नहीं हुआ, वी आर इन द स्टडी 8.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ हर साल में है हम, ठीक है, स्टडी ग्रोथ में है, और ग्रो हुआ भी है। वी हैव ग्रोन टू 4.6 ट्रिलियन और 4.8 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, तक वी हैव ग्रोन। कहाँ से निकल के आए यहाँ तक आगे? तो एग्जामिनर इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस क्वेश्चन कि हाँ ये तो हुआ है। अब आप क्या दोगे? अब आप इस स्टेटमेंट को एक बार प्रूफ करने के लिए एक डेटा से शुरू करोगे। यस, द रिसेंट इकोनॉमिकल सर्वे और रिसेंट इकोनॉमिक अपडेट शोज दैट इंडिया हैड रीच्ड 4.6 ट्रिलियन डॉलर ऑफ इकोनॉमी, which signifies or which presents the effect of LPG reform on the growth of Indian economy. but क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं, ये तो बस स्टेटमेंट था, इसने यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऐसा हुआ। अब पूछ रहा है कि गिव रीजंस हाउ फार आर द रीसेंट चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। अब देखो क्वेश्चन साबित कर दिया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ है, क्वेश्चन साबित कर दिया कि जीडीपी ग्रोथ हुआ है। अब आपको ये दिखाना है कि अब जो सरकार आत्मनिर्भर भारत या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जो भी सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म कर रही है उसमें कितनी कुबत है। सो ये क्वेश्चन कहीं भी एलपीजी रिफॉर्म का था ही नहीं कि एलपीजी रिफॉर्म का एनालाइज करो। ये क्वेश्चन था कि अब जो सरकार इस समय पे जो सरकार रिफॉर्म ला रही है इस समय पे उसका एनालिसिस करो। इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चे, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से जड़ में घुस के पढ़ो कि असल में क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन कहीं पूछा तुमसे कि ये बताओ कि एलपीजी रिफॉर्म का असर क्या हुआ? नहीं, क्वेश्चन ने बता दिया तुमको कि देखो भैया एलपीजी रिफॉर्म जो था ना वो ऐसा ऐसा हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ तो हुई बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाया। अब गिव द रीजंस हाउ फार द रीसेंट चेंज, क्वेश्चन इज दिस, रीसेंट चेंज इज योर क्वेश्चन इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था एग्जामिनर का। अब अगर तुम यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लिख के आते तो 2.5 मार्क्स आते 12 मार्क्स में, बस कि तुमने लिखा, एग्जाम को थोड़ा दया आ गया, दे दिया 2.5 मार्क्स, खत्म। सर आया मेरे को GS3 में 90 मार्क्स, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये काम नहीं करना है अपने को, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से गहराई में जाके पढ़ना है। अब आ जाओ, गिव टाइम, 2 मिनट टाइम देना एग्जाम में भी, और जब आप लिखने बैठो तब भी देना 2 मिनट टाइम, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो क्वेश्चन पहले से एक, जितना जनरली मैंने ये ट्रेंड नोटिस किया है कि यूपीएससी का क्वेश्चन जब भी आता है ना, इट कम्स अप विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। वो लेके आएगा, बोल दिया कि हाँ देखो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उससे जॉब लॉस तो हुआ है, मानता हूं मैं ये भी, ठीक है। हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉर्मल, अब थोड़ी कहते हो नो इट हैज नॉट लेड, खत्म हो गया क्वेश्चन वहीं पे। नो, इट हैज लेड एम्प्लॉयमेंट इन द रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट हुआ है।
तुम इस डेटा को कैसे सब करोगे, दिखाओगे कि भाई इकोनॉमी सर्वे नीति आयोग का दिखाता है 50% ग्रेजुएट आर स्टिल अनएम्प्लॉयबल, ओनली 30% आर ओनली 3% आर फॉर्मली ट्रेंड, 30% आर इनफॉर्मली ट्रेंड। दिखाओगे तुम्हारा एलपी लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे से दिखाओगे कि भाई अब 65% ऑफ यूथ है, एम्प्लॉयमेंट लेवल 4.5% है, बट अगर इसमें देखें तो इट इज़ 35%। सो ये डेटा आप दिखाओगे, पढ़ के आओ ये डेटा। अब आप बोलोगे कि सर इसके लिए स्पेसिफिकली तो आपने डेटा नहीं पढ़ा है, नहीं, आपके पास डेटा है, यूज इट टेक्निकली, ठीक है। देखो, इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डिटरमेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, तो ये कह दिया कि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा जॉब लॉस तो हुआ है, क्या इसके सोल्यूशन में अगर इन्फॉर्मलाइजेशन बना दे, जैसे इन्फ्लेशन क्या हो गया कि भाई गिग इकॉनमी आ गया है, इनफॉर्मल सेक्टर्स का ग्रोथ हो गया है, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मल जॉब्स नहीं है बट एम्प्लॉयमेंट है, बट फॉर्मल जॉब, क्या यही एक अब डिटरमेंशियल सोर्स रह गया है, ठीक है। इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डिटरमेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी, क्या अब ये पेंडोरा बॉक्स की तरह काम कर सकता है या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है? तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स में लिखना है। जब आप पढ़ोगे कि एमएसएमई वाला पार्ट पढ़ोगे, जब इनफॉर्मल गिग इकॉनमी आपको पढ़ाया मैंने, तो दिखाओगे कि हाँ ये केपेबल है, दिखाओगे गिग इकॉनमी कितना 7.3 मिलियन जॉब क्रिएट किया है, बाय 2030 इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग 2.5 मिलियन जॉब्स, दिखाया था ना। तो दिखाओगे कि हाँ दिस कैन ब्रिज द गैप, एंड दिस कैन ब्रिज द गैप कैसे बोल दिया इसीलिए में हो गया, नहीं डेटा दिखाओगे, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा कहीं गिग इकॉनमी का, इनफॉर्मल सेक्टर पूछा है, यू विल राइट ऑल द इनफॉर्मल सेक्टर्स यू नो, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे देखो, पढ़ो, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द कंपनीज। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस, आर दे कंपीटिंग विद द एमएनसी सेटिस्फैक्टरली। अब मुझे एक बात बताओ कि भैया मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, बस यही तो पूछ रहा है। एंड देन इज इंडियन कंपनी सेटिस्फैक्टरली कंपीटिंग विथ एमएनसी, यही पूछ रहा है ना, आर दे कंपीटिंग सेटिस्फैक्टरली विथ एमएनसी। अब इसमें तुम दो एग्जांपल देखो कि कहाँ, एक जगह जहाँ इंडियन कंपनी बेस्ट कर रही है, एक जगह जहाँ पे एमएनसी कंपनी बेस्ट कर रही है। अब इंडियन कंपनी में आओगे देखो तो देखो भाई टाटा ने जैगुआर खरीद लिया, टाटा ने लैंड रोवर खरीद लिया, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये तो हुआ है कि इंडियन कंपनीज भी बाहर की कंपनी खरीद रही है। देन बट यू विल ऑल्सो सी, जैसे देखोगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडिया इज लीडिंग, वेरियस हमारे पास टेलीकॉम लार्जेस्ट इंटरनेट नेटवर्क हो रहा है हमारे पास। बट देन यू विल सी अनदर कंपनीज, अनदर सेक्टर्स जहाँ पे देखोगे एमएनसीज में, जहाँ पे आईटी सेक्टर लेड जॉब्स एमएनसी ज़्यादा दे रही है, राइट। यू विल सी डेलॉइट दे रही है, एक्सेंचर दे रही है, बड़े बड़े फर्म्स दे रहे हैं, जैसे मुझे और भी कंपनीज के नाम नहीं याद रहे, बट देर आर बिग फर्म्स, अमेजॉन आके दे रही है आईटी सेक्टर में, इतना बड़ा जॉब दे रही है। सो इट हैज़ कम्पीटेड बट नॉट होलिस्टिकली दोगे कि कहीं पे इंडियन कंपनी लीड कर रही है, कहीं पे फॉरेन कंपनी लीड कर रही है, सो इट स्टिल देर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ कंपीटिंग। देखो यही था क्वेश्चन ना, ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। अब जब हमको पता लग गया कि जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हमारा पढ़ने का एंगल भी कैसा होगा, राइट। आ जाओ देखते हैं। तो अब हम वैसे ही पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। एक बार स्केलेटन होना चाहिए हमारे पास कि बैकग्राउंड क्या था। देखो बैकग्राउंड हम लोग पहले लेक्चर में भी किए थे इसका, ठीक है। यहाँ पे एक बार और कर लेंगे थोड़ा सा। देन एलपीजी रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग भी पढ़ लेंगे। देन मेजर रिफॉर्म क्या हुआ, डी लाइसेंसिंग, एमआरटीपी, एफडीआई लिबरलाइजेशन, दैट इज मोनोपोलाइज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस रिफॉर्म। मतलब पहले क्या था, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दे रहे थे कि सारा कुछ हम घर में ही उगाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, घर में ही उपजाऊ करेंगे। एफडीआई को लिबरलाइज किया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आए, रूपी इवैल्यूएशन एंड कन्वर्टेबिलिटी, इवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन है ये, ठीक है। देन डिसइन्वेस्टमेंट किया, ट्रेड लिबरलाइजेशन किया हमने, फेरा से फेमा के तरफ शिफ्ट किए। सो दीज वर द रिफॉर्म्स, हाउ रिफॉर्म्स मूव्ड, डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं, लिख लो यहाँ पे। व्हाट इज दिस, डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स, राइट। अब इसी तरीके से फिर अचीवमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन देखेंगे। देन शॉर्ट कमिंग्स, दैट इज पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट, राइट। क्या रह गया, अब आ जाओ नीड। अब याद करो पहले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था कि भाई इकोनॉमी प्लानिंग कैसे इवॉल्व हुई, एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जब पढ़ा रहा था मैं, तो ये पढ़ाया था वहाँ पे कि एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे इवॉल्व करने, इसको प्लानिंग करने का तरीका बदला और क्यों बदला, ठीक है। उसी में से थोड़ा चीज़ यहाँ पे भी देख लेंगे। अब आ जाओ, नीड ऑफ 1991 रिफॉर्म क्यों था। अब आप एक बार इसको बंद करो और बताओ मेरे को, नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, क्या क्या कंडीशन हो गया था। देखो भैया 1991 में बीओपी क्राइसिस हो गया था, हमारे पास 6
$1 बिलियन के आसपास ही बचा हुआ था। सॉरी नहीं, $1 बिलियन भी नहीं, हमारे पास 6 डेज वर्थ ऑफ फॉरेक्स बचा हुआ था। ठीक है, हमारे पास फूड क्राइसिस हो गया था। फूड क्राइसिस तो नहीं, वो 1961 में ऑलरेडी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सॉल्व हो गया था, बट अगेन इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गया था। देन उसी समय सप्लाई चेन, ग्लोबल वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन में कंस्ट्रेन आ गया था। ठीक है, यूएसएसआर कोलैप्स हो रहा था, हमारा एलआई यूएसएसआर ऑलमोस्ट 16% हमारा ट्रेड का पार्टनर था। इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर कोलैप्स कर रहा था हमारा, वो दिक्कत था। तो इन सब चीज़ों से क्या पता लगता है कि एक रिफॉर्म की ज़रूरत तो थी। देन देयर वाज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन था, जिसकी वजह से कंपटीशन कम था। ट्रेड पार्टनर्स आना नहीं चाह रहे थे, प्राइवेट कंपनीज के लिए रिस्ट्रिक्शन था, लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, बाबूडम, रेड टेपिज्म, ये सब था, है ना। कि ये शक्ल के बाबूजी आएंगे, बाबूजी जो करेंगे वो होगा, बड़े साहब आएंगे, बड़े साहब लिख के जाएंगे, जो बड़े साहब मुहर लगा देंगे वही होगा। इंस्पेक्टर साहब आएंगे, इंस्पेक्टर साहब लाइसेंस चेक करके जाएंगे, लाइसेंस परमिट, रोड बनाना उसके लाइसेंस लो, बिजली खंभा लगाना उसके लाइसेंस लो, ट्रांसफार्मर लगाना उसके लाइसेंस लो, एक मशीन बिठाना उसके लाइसेंस लो, लाइसेंस ही लेते रह जाओ, प्रोडक्शन बाद में करना। एंड देन क्वांटिटी रेगुलेटेड था कि भाई तुम इतने क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करोगे। तो कोई कंपनी मान लो 10 लाख रुपया लगाएगी, बोलेगी नहीं तुम 1,000 रुपये ही प्रोड्यूस कर सकते हो, तो कोई कंपनी क्यों प्रोड्यूस करेगी। सो ये सब प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा था, फिर प्रोटेक्शनिज्म से मूव आउट करना था, यही रीज़न था। देखो क्या था प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, क्या था पॉलिसी इंक्लूडेड इनएफिशिएंट ट्रैप्स, इकोनॉमिक सर्वे बताता है। टैरिफ अप टू 300% टैरिफ था। टुडे जैसे आज हार्ली डेविडसन हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब भारत में आते इतने महंगे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उस पर सरकार इतनी परसेंट टैक्स लगा देती है टू डिस्करेज इट्स सेल। चाहती है सरकार कि आप भारतीय प्रोडक्ट ही खरीदो। ठीक है, देन लाइसेंसिंग एंड कोटा परमिशन, रेड टेपिज्म, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब घर में बनाने थे हमें। ठीक है, फिजिकल डेट आसमान छू गया था, 8.4% ऑफ जीडीपी। और हमने टारगेट कितना रखा था एफआरबीएम में, एफआरबीएम टारगेट कितना था हमारा 3%। ठीक है, 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ठीक है, एंड जब बजट में देखेंगे तो 60% होना चाहिए, जिसमें 40 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20 स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए था। 8.4% ऑफ जीडीपी 1990 में चला गया था कर्जा हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल क्राइसिस, ट्विन डेफिसिट में चले गए थे। व्हाट वाज ट्विन डेफिसिट, कि कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट था, करंट अकाउंट में भी डेफिसिट था। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट इज करंट अकाउंट। आप ये देखो, ये तो वैसे फ्री का पार्ट है, बट बता दो कैपिटल अकाउंट में वो जो आप कैपिटल ग्रोथ करने के लिए बाहर से पैसा लेके आ रहे हो, करंट अकाउंट वो जो आपके रेमिटेंस, गिफ्ट, ये सारे पैसे आ रहे हैं, तो वो भी हमारे लोग बाहर से भी कमा के नहीं भेज रहे थे, कुछ ऐसे ग्रांट्स भी नहीं आ रहे थे। सो एक तो था ही, प्लस ऑब्वियसली $1 बिलियन के आसपास ऑलमोस्ट 6 डेज का हमारे 6 डेज वर्थ फॉरेक्स रह गया था। तो ये सारा नीड हो गया था, ये सारा पॉइंट आउट करता था कि भैया देखो ये कैसे चलेगा ये तो नहीं पता, बट ऐसे अगर चलता रहा तो विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल शॉक क्या था, यूएसएसआर कोलैप्स करा था, 16% ट्रेडिंग पार्टनर था हमारा, गल्फ वॉर हो रहा था, गल्फ वॉर का सप्लाई चेन क्राइसिस हो गया था। इसी समय बहुत बड़े बड़े एयरलाइंस कोलैप्स कर गए थे इससे पहले। ठीक है, ऑयल क्राइसिस हो गया था 1960s में, 1970s में बड़े बड़े पैनाम जैसे एयरक्राफ्ट, केएलएम, ये सब, केएलएम तो चलो फिर भी सर्वाइव करके, पैनाम तो कोलैप्स ही करके खत्म हो गया। सो बड़े बड़े जाइंट्स कोलैप्स कर रहे थे। सो दिस ये सारा ग्राउंड सेट किया फॉर द रिफॉर्म। ठीक है, अब रिफॉर्म हुआ तो रिफॉर्म देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया इसका। ठीक है, कॉज ऑफ क्राइसिस, नीड ऑफ रिफॉर्म पढ़ लिया। ठीक है, अब कॉज नीड यही था ना, नीड क्या है, कॉज ही तो है, कॉज क्या है, नीड ही है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आ जाओ एलपीजी रिफॉर्म किस किस तरीके में हुआ, तो पहले पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो ये दोनों आपस में लिंक्ड है, बिकॉज इसके बिना ये पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और जो पढ़ोगे लिबरलाइजेशन क्या था भैया, बताओ। लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन चिल्लाते हैं, क्या था लिबरलाइजेशन। कहा जाता है कि स्टेट कंट्रोल को रिड्यूस करना था ओवर व्हाट, ट्रेड, बिजनेसेस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, सब में स्टेट कंट्रोल करके बैठी हुई थी, मोनोपोली था स्टेट का। इसको लिखो, रिडक्शन ऑफ स्टेट मोनोपोली, कि सब कुछ हम ही करेंगे भैया, हम ही कर रहे हैं, जो है सर्वे सर्वा हम ही हैं। इकोनॉमी सर्वे और ना बड़ी बड़ी जो भी सर्वेज हैं ये सब ये बताती हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप भी लिख लो और लिख के आना भी एग्जाम में, दैट गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस, एक मिनट, नो बिजनेस बीइंग इन
बिजनेस। व्हाट डज दिस मीन? कि सरकार को बिजनेस में रहने का कोई बिजनेस नहीं है। यू डू नॉट, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सो इट इज व्हाट, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी फैसिलिटेटर। लिखो यहां पे, शुड बी फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेटर बनना, गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लिबरलाइजेशन करना बहुत जरूरी था। शिफ्ट इंडिया फ्रॉम स्टेट लेड इकोनॉमी टू मार्केट लेड इकोनॉमी। क्यों स्टेट कंट्रोल करेगी हर चीज? साइज कंट्रोल से कंपटीशन कंट्रोल में था। मैंने आपको पढ़ा है ना कि साइज कंट्रोल क्या था, कि क्वांटिटी पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि नहीं भैया तुम इतना ही प्रोड्यूस करोगे ताकि और भी लोग प्रोड्यूस कर सकें। क्यों भाई, मैंने इतना पैसा लगाया तो मैं प्रोड्यूस करूंगा ना, वाई अदर्स। बाजो उसी तरीके से समझो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन पढ़ लिया हमने। प्राइवेटाइजेशन क्या है, कि प्राइवेटाइजेशन इज रोल, देखो यहाँ पे था लिबरलाइजेशन में कि स्टेट का कंट्रोल कम करो। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि स्टेट का ओनरशिप कम करो, है ना, स्टेट का कमर्शियल एक्टिविटी कम करो, प्राइवेट करो। सरकार क्यों करे अब, जब आज़ादी का समय, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, ये मैं अपने नोट्स में भी लिख के रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे, आप भी ऐसे लिख के रखो कि सरकार क्यों करे अब। क्यों, आज़ादी के समय की बात अलग थी, तब कुछ नहीं था, सरकार को ही जो करना था करना था। अब दो प्राइवेट को करने के लिए, अगेन गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, है ना, इट शुड बी फैसिलिटेटर। देखो शुड एक्ट हैज फैसिलिटेटर नॉट हैज प्रोड्यूसर। समझ गए, ये था ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, सॉरी ये था लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब बताओ ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखो लिबरलाइजेशन के बिना प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल था नहीं, सरकार बोलेगी सब कुछ हम ही करेंगे लेकिन प्राइवेट करो, कोई सेंस ही नहीं बना रहा ना ये बात। मैं कह रहा हूं कि मैं सोऊंगा लेकिन मुझे दौड़ना है, कोई सेंस नहीं बन रहा ना। सो लिबरलाइजेशन के बिना प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब आ जाओ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, समझो ग्लोबलाइजेशन क्या है। कि ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट विथ ग्लोबल मार्केट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, जो भी एक्सरसाइज जो भी आता जाए। तो इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन WTO इसके वजह से 1995 में। दस फॉलोइंग द दस फॉलोइंग रूल बेस्ड मल्टी ट्रेड सिस्टम, कि भाई जो इंटरनेशनल रूल चल रहा है मल्टी ट्रेड का वो हम भी फॉलो करेंगे। जो ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन विथ, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, विथ ग्लोबल मार्केट। डन। अब बताओ मेरे को हाउ रिफॉर्म वॉज डन। हाउ रिफॉर्म वॉज डन एंड स्टेप्स ऑफ रिफॉर्म एक ही चीज हो गया है ना, याद रखना। पूछेगा कि रिफॉर्म के स्टेप्स क्या थे, हाउ रिफॉर्म वॉज डन इज द सेम थिंग। नाउ अंडरस्टैंड रिफॉर्म के स्टेजेस में पहला चीज क्या हुआ होगा, हमने देखा अभी कि भाई लिबरलाइजेशन करना था, प्राइवेटाइजेशन करना था, ग्लोबलाइजेशन करना था। मैं इसको बिकॉज व्हेन आई गिव यू दिस नो कोई बहुत खटकेगा ये, ठीक है। चलो तो लिबरलाइजेशन समझ गए। अब आ जाओ लिबरलाइजेशन का स्टेप्स क्या क्या थे, तरीके क्या थे लिबरलाइजेशन के। इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग करो सबसे पहली बात, कि रिड्यूस स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रेड बिजनेसेस एंड प्रोडक्शन, शिफ्ट फ्रॉम स्टेट लेड इकोनॉमी टू मार्केट लेड इकोनॉमी करो। जैसे एग्जांपल अब देखेंगे कि रिटेन्ड ओनली स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। अब तो इसको भी अब इसको भी हम लोग लिबरलाइज कर दिए हैं। डिफेंस में भी देर आर वेरियस डिफेंस कंपनी, रिलायंस डिफेंस आ गया, अडानी डिफेंस आ गए, बहुत, और इंटरनेशनल डिफेंस को भी अलाउ कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी में भी हम लोग प्राइवेटाइज कर लिए कि सरकार ही सब कुछ क्यों करे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इट रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेटिक डिले, ऐसे ये देखो, इट रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिले, इट इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्यों, रेड टेपिज्म हटाया हमने, रेड टेपिज्म के बाद हमने बाबूडम हटाया और अलग अलग लाइसेंसिंग राज, इंस्पेक्टर राज ऐसे हटाया हमने। देन वी ऑल्सो इंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर एक बात बताओ, मुझे 17 तरह के लाइसेंस लेना पड़ेगा एक सामान बनाने के लिए, मैं क्यों आऊँगा, इतना दिमाग क्यों लगाऊंगा, नहीं आऊँगा तुम्हारे देश में भाई, जा रहा हूँ तुम्हारे देश से, मैं दूसरी जगह काम करूँगा जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा। देन MRTP एक्ट में रिफॉर्म किया हमने। व्हाट वाज MRTP एक्ट रिफॉर्म, MRTP का मतलब था मोनोपोलाइज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। लिख देता हूं मैं, रुको, monopolize and restrictive trade practices 1969। तब क्या था, तब जब मान लो जब ये एक्ट इनैक्ट किया गया था तब था नीड कि भाई हमारे देश में ही सब कुछ बनाना है, क्योंकि बाहर से कंपटीशन अगर इतना बढ़ जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री को खा जाएंगे। तो इस वजह से उस समय की नीड थी ये।
बट अब नहीं चाहिए, अब क्राइसिस आ गया इसके वजह से, वी नीड टू चेंज। सो एसेट लिमिटेड अंडर एमआरपी एक्ट रिफॉर्म जो था जो एमआरटीपी के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव कर दिया गया। लार्ज फर्म्स वेर अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट इंक्रीज कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली बात है, बहुत लोग आएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, एंड कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज हेल्दी फॉर मार्केट, है ना। देन प्रमोट इकोनॉमिक ऑफ स्केल रादर देन इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्शन से इकोनॉमी ऑफ स्केल पे शिफ्ट किया कि आप अब शिफ्ट करो, जितना ज़्यादा आपका बड़ा इकोनॉमी होगा उतना बड़ा आपके फायदे होंगे। एंड देन एफडीआई वाज आल्सो लिबरलाइज्ड। एफडीआई का भी लिबरलाइजेशन जरूरी था, बिकॉज मान लो अगर आप कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल को डीलाइसेंस करो, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करोगे, एमआरटीपी को आपने रिफॉर्म किया, तो इनके लिए पैसा भी तो कहीं से लाना पड़ेगा ना। और अगर आपने बोला कि चलो मैंने रिफॉर्म कर दिया, चलो मैंने आपको बोला कि आज तुम आज़ाद हो, आज से एक मैंने कैदी को बोला कि तुम जाओ, तुम आज से आज़ाद हो, तुम घूमो फिरो दुनिया देखो, लेकिन तुम इस गेट से बाहर नहीं जा सकते, क्या पॉइंट हुआ? राइट। तो उसके लिए एफडीआई भी लिबरलाइज करना था, तो हमने क्या किया? अभी अभी एट प्रेजेंट देखोगे तो एट प्रेजेंट ये सिनेरियो, इसका इम्पैक्ट में देखेंगे कि हमने ओपन किया मल्टी सेक्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टी सेक्टर ओपन किया कि मतलब सिर्फ आप इसी सेक्टर में नहीं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स को हमने ओपन किया कि हाँ आप एफडीआई लेके आओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्रूवल है, सेवरल सेक्टर्स में डाल दिया ऑटोमेटिक अप्रूवल। जैसे बैंकिंग में था, कुछ परसेंटेज के लिए आप ऑटोमेटिक ले आओ, इतने पैसे, सरकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अलग अलग रूट्स के अलग अलग थे, ये प्री में पढ़ेंगे, ये मैं भी पढ़ता हूँ, जाके एग्जाम में लिख के आता हूँ फिर भूल जाता हूँ, वो अलग अलग परसेंटेज है उसका, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ कि ग्रेटर कैपिटल इन्फ्लो आया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आई। जैसे देखो हम लोग जो सुखोई खरीदते हैं, सुखोई रफाइल लेके आते हैं, क्या लाते हैं कि इतने रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे एंड इतना विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा, राइट। वैसे ही करते हैं किसी भी, ये जैसे मान लो हम जो भी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं उसमें यही करते हैं कि भाई इतने हमारे ऐसे दो, देन इतना हमारा XYZ अमाउंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू दो। देन अब ये सब जब यहाँ आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, ये आपके ऊपर है लिखने का। अभी उसी तरीके से देखोगे एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि UNCTAD व्हाट इज दिस? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इंडिया को रैंक करता है एज अ टॉप डेस्टिनेशन ऑफ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रीन फील्ड? कि जहां स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड जहां पे आधा बना हुआ था वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू किए, ग्रीन फील्ड इज जहां पे ऑलरेडी स्क्रैच से शुरू करना है, जीरो से। सो इंडिया को रेट करता है अमॉन्ग टॉप डेस्टिनेशंस। देन और क्या किया हमने? रुपी को डिवैल्यूएट किया एंड कन्वर्टेबिलिटी, वी अलाउड द कन्वर्टेबिलिटी इन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस इन 1994। अभी हमारे पास क्या चल रहा है? अभी हमारे पास करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी है, एंड देन वी हैव सम कैप ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, विच मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी में है कि जितना पैसे लाओगे उतना आप इंडिया में ला सकते हो, एंड देन करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में वी हैव सम रिस्ट्रिक्शन अराउंड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है। डॉलर आई गेस 2,50,000 के आसपास है दैट यू कैन ब्रिंग विदाउट कन्वर्टेबिलिटी चार्जेस, आप इतना ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो। इससे इसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड में बूस्ट हुआ। अगेन ये भी सारा इन्वाइट करेगा फॉरेन कैपिटल्स को आने के लिए, फॉरेन इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आने के लिए। देन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, देखो प्राइवेटाइजेशन ही था। अगर लिबरलाइज नहीं करती गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइज कैसे होता? कि मान लो जैसे HMT था, HMT को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ठीक है। आई गेस अब फिर से वापस से शुरू हुआ है जो भी है। कुछ ऐसे घड़ी के कंपनीज थे, इनको क्या किया गवर्नमेंट ने इनको बंद किया था। क्यों? या फिर इसको डिसइन्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट अगर इसको चलाती रह रही तो गवर्नमेंट के पास और भी काम है जो गवर्नमेंट नहीं फोकस कर पा रही है, सो गिव इट टू प्राइवेट सेक्टर्स, वो चलाएंगे इसको। देन दिस इज कॉल्ड पार्शियल सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन PSUs। 100% था, सरकार उसको कम करेगी, ठीक है। ये वही चीज़ जो मैं आगे लिख के रखा था कि प्राइवेटाइजेशन में क्या है? रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट इन कमर्शियल एक्टिविटीज, द स्टेट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिड्यूस फिस्कल बर्डन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कम होगा यहाँ पे, राइट। स्टेट शुड बी फैसिलिटेटर एंड नॉट प्रोड्यूसर। उसी तरह से ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या किया? अब देखो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप इनको अपने हिसाब से यूज करो कि जहां जहां जो नीड पड़ता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या किया हमने? एंड ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, जिस पे हम लोग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठे थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था हमारे पास, हमने क्या किया? इसको बंद किया। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, याद करो मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था पहले, तो कोई क्यों ही इन्वेस्ट करता कि बोल दे कि भाई तुम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो, डज नॉट मैटर, तुम प्रोड्यूस 1000 रुपये का सामान ही कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करोगे। तो क्वांटिटेटिव से हटाओ, मूव,
इससे क्या होगा, इससे अगर मान लो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे हम लोग तो वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, ग्रेटर कंपटीशन, अलग अलग लोग आएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, कम सस्ते में दाम मिलेगा, एंड देन कंपटीशन बढ़ेगा। उसी तरीके से बेटर कंज्यूमर चॉइस, अगर मान लो 10, अगर मान लो अभी जैसे मान लो सिर्फ जियो एक प्रोवाइडर है, तो आपको जो अगर जियो बोले कि 600 रुपये में दूंगा तो 600 में लेना होगा, 700 में दूंगा तो 700 में लेना होगा, 800 में दूंगा तो 800 में लेना होगा। लेकिन अगर देन देयर आर वेरियस कंपनीज है, वीआई है, अलग अलग XYZ कंपनीज आएंगे, तो आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है, तो इसको छोड़ के आप इस प्रोवाइडर के पास जा सकते हो। सो नाउ दिस प्रोवाइडर टू कीप यू विद देम सेल्फ विल गिव यू इन अ बेटर कॉम्पिटेटिव प्राइस। So it will also greater for competition, it will also be better for consumer choice. And then what, we are integrating with global market, इन सबको ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट भी तो करा रहे हैं, विल जस्ट नॉट प्रोड्यूस इन हाउस, विल एक्सपोर्ट इट ऑल्सो। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हुआ होगा, आरबीआई का रिफॉर्म हुआ, सेबी का रिफॉर्म हुआ। आरबीआई में क्या रिफॉर्म हुआ कि दैट इट शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू फैसिलिटेटिंग हैज फाइनेंशियल सेक्टर्स, द फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कैसे बताया मैंने आपको, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आरबीआई ने अलाउ किया, आरबीआई फैसिलिटेटर बनी, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, आरबीआई फैसिलिटेटर बनी। इंक्लूड ऑफ प्राइवेट प्लेयर एंड फॉरेन प्लेयर्स को लोन लेना आसान किया। सेबी क्या हुआ, सेबी नाउ फोकस टुवर्ड्स व्हाट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट। तो अगर इन्वेस्टर यहाँ आके, इफ इन्वेस्टर वांट्स टू गो पब्लिक, अ कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक, तो सेबी का काम उसको रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, सेबी का काम है उसको फैसिलिटेट करना। देन वी मूव टू फेरा से लेके रेगुलेशन ओरिएंटेड, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से लेके वी मूव टू मैनेजमेंट। देखो नाम ही बदला हमने, नाम के साथ साथ काम भी बदला कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड होगा। फैसिलिटेट व्हाट, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, सिविल नॉट क्रिमिनल अप्रोच, कि अगर आपने कुछ क्राइम किया वो क्रिमिनल अप्रोच, आपको जेल नहीं, आपको फाइन लगाया जाएगा, आप वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन बोलूँगा जेल में ही डाल दूंगा, तो सिविल से हम लोग मतलब क्रिमिनल से वी मूव टुवर्ड्स सिविल एक्सपेंसेस, सॉरी सिविल अप्रोच। एंड देन फेरा से वी मूव टुवर्ड्स फेमा। फेरा 1773 का था जब वैसे नीड थी, 1999 में हमें फेमा की तरफ मूव किया। सो दीज वेर हाउ रिफॉर्म्स, डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स है ये, डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। अब देखो जब ये हो गया, जब हमने डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स पढ़ लिया, देखो यही है जो स्केलेटन आपको बोलता हूं मैं। अब आप एग्जाम से पहले ये पूरा पढ़ने बैठोगे, नहीं पढ़ने बैठोगे ना ये पूरा, आप क्या देखोगे एग्जाम से पहले, अच्छा मेजर रिफॉर्म का डायरेक्शन, डी लाइसेंस था, एमआरटीपी था, एफडीआई लिबरलाइज किया, हाँ डेटा कुछ है हमारे पास याद है, यहीं पे डेटा आप लिख लोगे। सो दिस विल बी योर एग्जाम डे से पहले का रिविजन, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो जब इतना कुछ हो गया तो इसके अचीवमेंट भी होंगे, इसके शॉर्टकमिंग्स भी होंगे, राइट, उसके बिना तो नहीं हुआ होगा। आ जाओ देखते हैं अचीवमेंट क्या था, शॉर्टकमिंग्स क्या था, देखते हैं। अब आप सोचो एक बार कि हाँ भैया मैंने ये सब किया, तो इसका अचीवमेंट क्या हुआ होगा। आज तो इकॉनमी ग्रो कर गई है, तो कुछ अचीवमेंट रहा होगा। सो व्हाट वुड हैव बीन द अचीवमेंट, सोच के देखो कि अचीवमेंट जो था इसका वो वही होगा जिसकी वजह से ये सारा आया था, राइट। देखो ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब नीड ऑफ रिफॉर्म जो था, अगर मैंने एक रिफॉर्म, देखो मैंने क्या बोला कि आपकी पैर टूट गई है और मुझे आपके इसके पैर पे कास्ट चढ़ाना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा अचीवमेंट ऑफ कास्ट क्या था। पहले ये समझोगे ना कि नीड ऑफ कास्ट क्या था, पैर टूटा था, तो अचीवमेंट ये होगा ना कि पैर जुड़ गया अब, राइट। ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो 1991 के रिफॉर्म के लिए जो नीड था, इसका अचीवमेंट यही रहा होगा। देन इसके ऑब्वियसली कुछ शॉर्ट कमिंग्स रहे होंगे, ये नहीं कि जो मैंने बनाया वो पूरा का पूरा हो गया, बट इसी के शॉर्ट कमिंग्स भी रहे होंगे। आ जाओ देखो कि 1991 के रिफॉर्म्स का मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जैसे रैपिड जीडीपी ग्रोथ, ये कैसे बोल दिया तो मान लिया नहीं। $270 बिलियन इन 1991 से वी मूव टू व्हाट, $4.2 ट्रिलियन की इकॉनमी पे मूव कर गए हम। फिजिकल डेफिसिट जो $8 बिलियन का हो गया था, 4.4% ऑफ जीडीपी हो गया है अभी। उस समय कितना था, इट वॉज, रिमेंबर लिखाया था ना मैंने, 8.9% ऑफ या 8% ऑफ जीडीपी, और अभी हमारा कितना है 4.4%। और FRBM एक्ट कितना कहता है 3%, राइट। और FRBM से 3% आइडियल है। अब आ जाओ आगे देखो। सो जब आगे देखेंगे, और हाँ इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि 3% तो कहता है, बट इट शुड ऑल्सो बी बिलो 4.5%, FRBM एक्ट कहता है, एंड वी आर एट 4.54%, एकदम स्वीट स्पॉट पे। देखो गवर्नमेंट को कर्ज लेना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जीरो डेफिसिट पे चली जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई सरकार, जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना बड़ा डेफिसिट, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी बिजनेस अपने पैसे से नहीं शुरू करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस अपने पैसे से मत शुरू करो,
ताकि आपको क्या होगा, लीनियंसी आ जाएगा, अच्छा चलो देखा जाएगा। लेकिन अब दूसरे पैसे लोग आपके पास लाइबिलिटी रहेगा कि नहीं चुकाना भी है मुझे। उसे देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म, नरसिम्हम कमेटी बनी, लोअर करो SLR CLR। व्हाट इज SLR CLR? क्या है कि टाइड फंड्स हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन आपके पास CRR होता है, CLR नहीं। कैपिटल रिजर्व रेशियो, इनको कम करो। कम करोगे तो क्या होगा, फंड फ्री होगा, बैंकों के पास पैसा हाथ में होगा, सो दैट इट कैन डू व्हाट, इट कैन लेंड द मनी। एंड CRR SLR कम करने से क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीजेस। आ जाओ अब देखो, कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म हुआ, बताया मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग से भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अलाउ हुआ। 2005 में इंडियन स्टॉक मार्केट बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सॉरी 2025 में इट बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग मार्केट। सबसे बड़ी कौन है, सबसे पुरानी कौन है, ये बताओगे आप, यू विल टेल मी नाउ। देखो बोलता हूँ, एक दो लोग लिखना शुरू किए हैं अब, प्लीज लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, डू द रिसर्च एंड राइट। विच इज फर्स्ट, नॉट फर्स्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट trade exchange of the world, and at present which is largest। ये दोनों आप लिखोगे विद द टाइम स्टैम्प लिखना, ठीक है। जैसे मान लो ये चल रहा है 3604 पे, तो राइट 3604 एंड देन राइट दिस, ताकि मैं भी जब आऊँ तो मुझे पता लगे आपने किस चीज़ को आंसर किया है। ओके, सो नाउ इट इज इंडियन स्टॉक मार्केट इज द फोर्थ लार्जेस्ट। इस रिफॉर्म का आउटकम निकल के आ रहा। देन ऑल्सो क्या हुआ, राइज ऑफ प्राइवेट बैंक्स, HDFC आई, ICICI, एक्सिस पहले UTI हुआ करता था। देन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप हुआ हमारे यहाँ, FDI को लिबरलाइज किया, कन्वर्टेबिलिटी चालू हुई, कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट में एट प्रेजेंट वी हैव रिस्ट्रिक्शन, करंट अकाउंट में वी हैव 100% कन्वर्टेबिलिटी, राइट। देन प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुई, रिड्यूस गवर्नमेंट कमर्शियल कंट्रोल, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, लिखा मैंने फिर से। सो यू राइट दीज थिंग्स, एग्जाम में लिखोगे ना और उसको हाईलाइट करोगे ना, गवर्नमेंट हैज़ नो बीइंग, तो एग्जाम को समझ में आया कि हाँ इस बंदे को ना कंसेप्ट आता है। एग्जामिनर डू नॉट हैव टू गो थ्रू दिस, उसको देखेगा अच्छा बिज गवर्नमेंट है ना, इसको आ रहा है कंसेप्ट, ये समझ गया कंसेप्ट, ठीक है। देन राइजिंग कंजम्पशन बढ़ा, क्यों, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी, विच हैज़ गॉन फ्रॉम $306 पर कैपिटा इनकम से वी हैव गॉन टू 2700 ऑलमोस्ट, कहीं कहीं 3000 भी लिखा होता है। सो जब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो मेरी कंजम्पशन भी तो बढ़ेगी ना, जब मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी तो मेरी क्या होगा, GDP में अलग अलग चीज़ें इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, राइट। देन डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हुआ, अब देखो हमने उसको भी लिबरलाइज कर दिया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। सो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का हैज़ गॉन अप टू व्हाट 23,622 करोड़ 2025 में। देन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हुआ, सर्विस इमर्ज्ड एज इंडियाज ग्रोथ इंजन। याद करो, हम जब देखेंगे वहाँ पे तो हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया का सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ इज द इमेंसिव ग्रोथ, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एक्सपेंशन ऑफ IT, BPO, फाइनेंस, टेलीकॉम इंडस्ट्री, क्यों, कैसे, अभी एट प्रेजेंट सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 55%, देख रहे हो, हाफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन 55% से आ रहा है GDP का, राइट। एंड देन देयर इज मैन्युफैक्चरिंग का भी, मैन्युफैक्चरिंग को हमने बाईपास स्किप कर दिया, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया हमने, वो अभी पढ़ेंगे आगे चल के इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट में। देन ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ, क्या कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। इंडिया अभी एट प्रेजेंट 0.5 हुआ करता था 1991 में ग्लोबल वैल्यू चेन एडिशन का, अभी एट प्रेजेंट 1.8 है, स्टिल कम है, स्टिल कम है। जब मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 2.8% है ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन एडिशन, बट चाइना का देखोगे 28% है। कहाँ लैग कर रहे हैं हम, साथ में शुरू किया था, तो ये भी एक आगे पढ़ चल के पढ़ेंगे क्या रीजन है। सो 1.8% ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन एडिशन का हिस्सा है हम। सो इंडिया share in global trade has increased from 0.5 1991 to 1.8% 2023, and India emerged as major smartphone manufacturing hub। दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, दुनिया का नहीं, वन ऑफ द मेजर, ठीक है। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मॉडल। अब देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जब इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे ना, देखो जब हमारे सिलेबस है चलो उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। देखो अब जब ये पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज और एक्सेट्रा, अब इस एक्सेट्रा में क्या है, बैंकिंग है, टेलीकॉम है, क्या है, सब कुछ ही है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिकली, अब इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी वो विल डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। अच्छा, देन मेजर इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल हाईवे, सागरमाला, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी हुई, जैसे IITs बनाया हमने, IIMs बनाए, ठीक है, ट्रिपल ITs बनाया हमने,
टेक्निकल एजुकेशन बनाया, स्किल डेवलपमेंट बनाए, एम्स बनाए। इससे क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ग्रोथ हुई, प्राइवेट सेक्टर्स डिमांड इंकरेज हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जब कैपिटल हैं, जब हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स होंगे तो इंडस्ट्री यहीं आएगी ना, राइट। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव। क्यों, हमने लिबरलाइज किया ट्रेड पॉलिसी को, हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटाया, एमआरटीपी को चेंज किया हमने, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन। देन ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, देखो मारुति सुजुकी आई, मतलब सुजुकी एंटर्ड इंडिया, हीरो एंटर्ड इंडिया, होंडा एंटर्ड इंडिया अलॉन्ग विथ हीरो, देर डिफरेंट, फॉक्सकॉन आई, है ना, अलग अलग कंपनीज आए हमारे यहाँ। एंड फार्मास्यूटिकल्स में वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर। सो दिस विल द पॉजिटिव इम्पैक्ट। बताओ इनका कुछ शॉर्ट कमिंग भी तो होगा, बताओ शॉर्ट कमिंग क्या है, यहीं पे शॉर्ट कमिंग्स क्या है, सोच के देखो कि राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी हो गया, के शेप्ड ग्रोथ हुआ। व्हाट इज के शेप्ड ग्रोथ, मैंने को पहले भी पढ़ाया आपको कि यहाँ तक तो आए थे, अर्बन वाले जो थे, अर्बन लेबर, उनकी कमाई बढ़ गई, रूरल लेबर की कमाई कम हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री का ही, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी वो क्या हुआ, वही कोलैप्स करने लग गया, तो के शेप्ड ग्रोथ हो गया, राइट। इकोनॉमिक गेन कंसंट्रेटेड अमॉन्ग वेल्थी, जो वेल्थी थे, जो जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हीं के पास इकोनॉमिक वेल्थ कंसंट्रेशन हुआ। ग्रोथ बिकेम इंक्रीजिंगली के शेप्ड, जैसे ओनर एंड स्किल्ड वर्कर को पैसा ज़्यादा हो रहा था। एग्जाम्पल 1% ओन्स 40% इंडियाज वेल्थ एंड 50% ओन्स ओनली 3%। अब इमेजिन करो। एंड देन एक और चीज़ बताया था मैंने आपको, एक और डेटा कि 22% पॉपुलेशन होल्ड्स 77% ऑफ वेल्थ, है ना। तो देख रहे हो कितना इनकम इनइक्वालिटी और फिजिकल इनइक्वालिटी आ गया। देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डिस्ट्रेस हो गया। अशोक गुलाटी कमेटी क्या कहती है कि इंडिया एग्रीकल्चर इज ट्रैप्ड इन लो पॉपुलेशन लो इनकम इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इट इज ट्रैप्ड इन लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम इक्विलिब्रियम। देन एग्रीकल्चर ग्रू मच स्लोअर देन ओवरऑल इकोनॉमी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन कम हो गया। सेक्युलर लेड ग्रोथ वो कम हो गया, वाइडेंड। सेक्युलर लेड ग्रोथ क्या है कि जिस डायरेक्शन में अवेलेबल है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो गया, और इससे क्या हुआ, रूरल एंड अर्बन डिवाइड हो गया। हम इंक्लूसिविटी की तो बात ही करना भूल गए हम यहाँ पे। जॉबलेस ग्रोथ हो गया, क्यों बताया मैंने आपको, जीडीपी ग्रू फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम थी यहाँ पे। कि एक, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, टेल मी व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। कि मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसको आउटपुट को इंक्रीज कराने के लिए मेरे को एम्प्लॉयमेंट कितनी देनी पड़ी, कम था। क्यों, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आउटपुट तो बढ़ा दे रहे हैं हम, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव, फ्रॉम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव पे चले गए। देन एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी आ गया। अब नाउ दैट आवर इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल, तो जो ग्लोबल इफेक्ट होगा वो हमारे देश में भी दिखेगा। इससे क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल शॉक भी हो गया कि ग्लोबल बेनिफिट तो था, देन इंटीग्रेशन विद ग्लोबल शॉक भी तो हो गया। फिजिकल सॉवरनिटी हमारा हैम्पर्ड है। क्यों, क्योंकि अब हमें कुछ भी अगर फैसला लेना पड़ेगा देश हित में, तो वो ये देख के लेना पड़ेगा कि ये पूरे दुनिया के ट्रेड के हित में हो रहा है या नहीं, हम तो कहीं पीछे नहीं छूट जाएंगे। सो हमारा सॉवरनिटी, संप्रभुता में दिक्कत आ गई। रीजनल इम्बैलेंस, यस, अर्बन के पास ज़्यादा पैसा हो गया, रूरल के पास कम पैसा हो गया। एक शहर में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, इधर ज़्यादा पैसा आ रहा है, इधर देखो बिहार, यूपी में पैसा नहीं आ रहा। क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ गया। व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म, कि इकोनॉमिक पावर इज कंसिडर्ड अमंग वेरी फ्यू कॉर्पोरेट ग्रुप्स, बहुत लोग, कम लोगों के पास पूरा कंसंट्रेशन है। बताया मैंने आपको 1% ऑफ वेल्थ इज कंसिडर्ड अमंग 1% ओन्स 40% ऑफ द वेल्थ, 22% ओन 77% ऑफ द वेल्थ, एंड टॉप बॉटम 50% के पास मात्र 3% वेल्थ है। तो जस्ट इमेजिन, तो क्रोनी कैपिटलिज्म। तो इन सब का एक सोल्यूशन दोगे ना, एज अ ब्यूरोक्रेट आपका काम क्या है वहाँ पे, एज अ सिविल सर्वेंट आपका काम हमेशा सोल्यूशन देना है। समस्या तो आती रहेंगी, आपको देना है सोल्यूशन। तो भैया सोल्यूशन कैसे होगा, हमें ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ कराना है, एजुकेशन ग्रोथ कराना है, हेल्थ केयर ग्रोथ कराना है, न्यूट्रिशन ग्रोथ कराना है, स्किल डेवलपमेंट कराना है। देन इसके लिए हम SDGs को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टैप इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड, 65% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है फ्रॉम 19 टू 35 ना, यस 19 to 35।
देन सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इस चाहिए। अब जो एक एलपीजी रिफॉर्म हो गया फर्स्ट रिफॉर्म, अब इस रिफॉर्म से आगे बढ़ो, एक दूसरा रिफॉर्म चाहिए हमें। कैसा रिफॉर्म होना चाहिए? वो लेबर लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, वो लेबर रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, गवर्नेंस रिफॉर्म होना चाहिए। सो यू राइट दिस थिंग एज अ वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन भी यही है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे कहीं प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है ना, बट इसी का आउटकम है वो, इसी रिफॉर्म का। ये देखो क्या लिखा है, liberalization in the economy and changes in industrial policy. So industrial policy and effect on industrial growth cannot happen without privatization and globalization. तो यही है, और इसी में से इन्वेस्टमेंट मॉडल भी निकल के आएगा ना, राइट। तो हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में वील डू व्हाट वी आर डन विथ दिस थिंग। वन सेकेंड, वी आर डन विथ लिबरलाइजेशन का पार्ट एंड चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन जब करेंगे अभी और करेंगे देन, और इसके बाद से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे ना, तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी पढ़ेंगे इंडिविजुअली, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे आपका, देन एनर्जी सेक्टर पढ़ेंगे, सारा कुछ एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, रोड, एयरपोर्ट सब पढ़ेंगे। एक तो होलिस्टिक पढ़ लेंगे एंड देन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा यूनिक जानकारी लिखेंगे, क्योंकि सबके बारे में पढ़ने बैठेंगे तो एक ग्रंथ यही है, हो जाएगा, फिर साल भर यही निकल जाएगा, फिर हमें मास्टर्स इन इकोनॉमी करना पड़ जाएगा। नहीं करना, हमें डेटा ऐसा लिखना है कि सब में यूज़ हो, कि यूनिक 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 सबका लिख लेंगे, यूनिक यूनिक इसका क्या यूनिक, इसका क्या यूनिक है, इसका क्या यूनिक है, इसका क्या यूनिक है, इसका क्या यूनिक है लिख लेंगे, एंड देन होलिस्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का लिख लेंगे। सो एट प्रेजेंट वी आर डन टिल हियर। सो डाउनलोड योर पीडीएफ CO, यहाँ पे सारा PDF अवेलेबल है, एंड देन योर लेक्चर्स आर अवेलेबल हियर, स्कैन दिस एंड जॉइन। सो ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।